करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हुए। पीएम मोदी ने सबसे पहले श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल में आयोजित गिफ्ट ऑफ लाइफ समारोह में ऑन 2500 बच्चों से बातचीत की, जिनका जन्मजात हृदय रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों और उनके परिजनों से संवाद करते हुए कहा कि हर बच्चे की मुस्कान भारत के उज्जवल भविष्य की पहचान है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बता दें कि ब्रह्म कुमारी ध्यान केंद्र में शांति शिखर का उद्घाटन किया और कहा कि यह केंद्र समाज में शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का संदेश देने वाला एक पवित्र स्थान बनेगा। इसके बाद पीएम मोदी ने इस अवसर पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि अटल जी स्मृति और विचार नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देते रहेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण किया। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति की नई दिशा को रेखांकित किया है। आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ये बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय बिताया। यहां से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहां के लोगों का, यहां की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और फिर उस संकल्प की सिद्धि, हर एक क्षण पर मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुंचा है, तो मुझे इस क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। आज इस रजत जयंती के उत्सव पर मुझे राज्य के लोगों के लिए इस नई विधानसभा के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, 2025 का ये वर्ष भारतीय गणतंत्र का अमृत वर्ष भी है। 75 वर्ष पहले भारत ने अपना संविधान देशवासियों को समर्पित किया था। ऐसे में आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं इस अंचल से संविधान सभा के सदस्य रहे रविशंकर शुक्ल जी, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, किशोरी मोहन त्रिपाठी जी, राम प्रसाद पोटाई जी और रघुराज सिंह जैसे मनीषियों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। तब के काफी पिछड़े रहे इस क्षेत्र से दिल्ली पहुंचकर इन विभूतियों ने बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों,
आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 5 बालिकाओं को बतादी की किस्त वितरित की है। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म से ही उनकी शिक्षा और सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम बेटियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और बेमौसम में आए बदलाव को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रभावित जिलों की स्थिति की समीक्षा की गई और राहत और सहायता कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को समय पर सहायता और फसल नुकसान का सर्वे सुनिश्चित किया जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने संयुक्त रूप से कश्मीर मैराथन 2025 के दूसरे संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन श्रीनगर की डल झील तट से शुरू हुआ, जिसमें देश भर से आए हजारों धावक शामिल हुए। इस मैराथन का उद्देश्य फिट कश्मीर, ग्रीन कश्मीर के संदेश को प्रसारित करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खेल और पर्यटन दोनों ही जम्मू कश्मीर की पहचान है। इस तरह के आयोजन राज्य की सकारात्मक छवि को मजबूत करते हैं। मैराथन में स्थानीय युवा, महिला धावकों और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। जेडीयू के मोकामा उम्मीदवार अनंत सिंह को पटना पुलिस ने बतादी की हत्या मामले में उनके आवास से उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की विशेष टीम ने घर पर छापेमारी कर अनंत सिंह को हिरासत में लिया। फिलहाल उन्हें पूछताछ के लिए पटना लाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रण तेज हो चुका है। इस बार हर पार्टी की घोषणा पत्र में सबसे बड़ा केंद्र महिलाएं हैं और इसके साथ ही करीब 3.5 करोड़ महिला मतदाताओं के साथ महिलाएं बिहार की सियासत का निर्णायक चेहरा बन चुकी हैं। महागठबंधन ने जारी किया है और तेजस्वी प्रण तो एनडीए लेकर आया है संकल्प पत्र। 2025 दोनों ही महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन सवाल वही है, वादों में दम कितना है? इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाई बहन मान योजना, एनडीए की महिला उद्यमिता मिशन, सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर सियासी दाव, बिहार की 50% महिला वोट बैंक पर टक्कर। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर सियासी रणभूमि तैयार है और इस बार सबसे बड़ा वोट बैंक है महिलाएं। 7.41 करोड़ मतदाताओं में से 3.5 करोड़ महिलाएं, यानी लगभग आधी आबादी। यही वजह है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को केंद्र में रखा है।
महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र बिहार का तेजस्वी प्रण नाम से जारी किया, जिसमें महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सम्मान को मुख्य विषय बनाया गया है। वहीं एनडीए का संकल्प पत्र 2025 महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने और सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। महागठबंधन का तेजस्वी प्रण महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाओं से भरा है। सबसे प्रमुख भाई बहन मान योजना, जिसके तहत हर महिला को हर महीने 2,500 आर्थिक सहायता दी जाएगी, यानी सालाना 30,000 की डायरेक्ट मदद सीधे खाते में। तेजस्वी यादव ने कहा ये योजना सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करेगी। साथ ही महिलाओं को सरकारी नौकरियों और पंचायत स्तर पर 50% आरक्षण देने की भी बात इस घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सिलाई मशीन योजना, लड़कियों की स्नातक तक मुफ्त शिक्षा, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए विशेष सहायता केंद्र, ये भी तेजस्वी प्रण का हिस्सा है। दूसरी तरफ एनडीए का संकल्प पत्र 2025 भी महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देता है। इसमें शामिल है महिला उद्यमिता मिशन, जिसके तहत 20 लाख महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए रोजगार से जोड़ा जाएगा। लक्ष्मी गृह योजना के तहत हर गरीब महिला के नाम पर पक्का मकान देने का वादा। एनडीए ने महिला सुरक्षा पर भी फोकस किया है। हर जिले में महिला थाना, 24x7 हेल्पलाइन और स्कूल कॉलेज आने जाने वाली छात्राओं के लिए सुरक्षित यात्रा अभियान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, हमने पहले भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और अब उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की गारंटी देंगे। दोनों घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए नीतियां हैं, लेकिन फर्क नजर आता है दृष्टिकोण में। तेजस्वी यादव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर ज्यादा बोल रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार का फोकस सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर है। महिलाओं के अधिकारों पर काम करने वाले सामाजिक संगठनों का कहना है, घोषणाएं अच्छी हैं, पर इनके अमल का रिकॉर्ड भी असली कसौटी रहेगा। पहले चुनावों में भी महिलाओं के लिए कई वादे किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत में कई योजनाएं अधूरी रह गई। अब देखना है इस बार के वादे कितनी सच्चाई से पूरे होते हैं। दोनों गठबंधन महिलाओं को लुभाने की कोशिश में है, लेकिन जब तक धरातल पर काम नहीं दिखेगा, भरोसा नहीं बनेगा। आंकड़े बताते हैं, पिछली बार महिलाओं की मतदान दर पुरुषों से ज्यादा रही थी, यानी महिला वोट ही सरकार बना या गिरा सकती है। यही वजह है कि अब हर पार्टी महिला कार्ड खेलने में लगी है। ग्रामीण इलाकों में आज भी महिला मतदाता शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक मदद को प्राथमिकता देती हैं। महागठबंधन के 2,500 की डायरेक्ट मदद और एनडीए के रोजगार मॉडल, दोनों ही उन्हें अपने अपने ढंग से अपील कर रहे हैं। लेकिन चुनावी मैदान में वादों की बरसात होती है और जनता हर वादे को तोलना जानती है। बिहार के राजनीतिक इतिहास में महिलाएं अब सिर्फ दशक नहीं बल्कि फैसला करने वाली ताकत बन चुकी हैं। महागठबंधन का तेजस्वी प्रण हो या एनडीए का संकल्प पत्र, दोनों के केंद्र में महिलाएं हैं, पर असली परख तो तब होगी जब ये वादे जमीन पर उतरेंगे। तो महिलाओं को लेकर दोनों गठबंधनों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब बारी है जनता की, जो तय करेगी कि तेजस्वी प्रण ज्यादा दमदार है, संकल्प पत्र 2025 ज्यादा भरोसेमंद। बिहार के राजनीतिक मौसम में ये जंग अब महिलाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को अपनी प्रतिष्ठित सूची में बता दें कि शामिल किया है, क्रिएटिव सिटी ऑफ के रूप में शामिल किया है। यह सम्मान लखनऊ की समृद्ध पाक संस्कृति, नवाचार और पारंपरिक संवाद को वैश्विक पहचान दिलाता है। इस सूची में शामिल होना लखनऊ के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शहर की नवाबी तहजीब, मुंह में पिघल जाने वाले कबाब और इसके साथ ही बिरयानी और पारंपरिक मिठाइयों की वरिष्ठ पहचान ने इसे वैश्विक खाद्य मानचित्र पर स्थापित किया है। दिल्ली से लेकर देश भर में फिटनेस का जोश और एयरफोर्स मैराथन, साइक्लोथॉन और इसके साथ ही रन इवेंट्स का आयोजन है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से एयर चीफ मार्शल ने आज बता दें कि इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2025 के पहले संस्करण को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन में हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दौड़ शामिल रही। देश भर से आए प्रतिभागियों ने दौड़ में हिस्सा लेकर भारतीय वायुसेना की गौरव और फिटनेस संदेश को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही राजधानी में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल के तहत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से एक साइक्लोथॉन का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में स्वस्थ जीवन शैली और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।
तो वहीं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एक साइकिल रैली का आयोजन किया। इस दौरान अधिकारी और प्रतिभागियों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन की शपथ भी ली। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लखनऊ रन 2025 का 7वां संस्करण संपन्न हुआ, जिसमें हजारों प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में फिटनेस और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना रहा। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर में भी बता दें कि सैकड़ों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2025 का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों प्रतिभागियों ने दौड़ में हिस्सा लिया और वायुसेना के पराक्रम का सम्मान किया। तो वहीं महाराष्ट्र में ही बता दें कि सत्य साई रन फॉर यूनिटी में लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी युवाओं की देखने को मिली। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, देश भर में फिटनेस का उत्सव देखने को मिल रहा है। और आंध्र प्रदेश की तस्वीर, दिल्ली की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मुंबई की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि सभी ने आयोजनों में हिस्सा लिया है। दिल्ली से लेकर उत्तर भारत तक मौसम और प्रदूषण का असर अब काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार एम्स के आसपास क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। यह स्तर सांस संबंधी बीमारियों के लिए बेहद ही हानिकारक माना जाता है। राजधानी के कई हिस्सों में हल्का कोहरा और धुंध भी छाई हुई है, जिससे दृश्यता प्रभावित हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उधम सिंह नगर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है और इसके साथ ही दृश्यता में कमी के चलते लोगों को सुबह के समय यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ मुरादाबाद के कई इलाकों में घना कोहरा देखने को मिला। सुबह के समय वाहनों की रफ्तार धीमी रही और लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों में भी अगले कुछ दिनों तक यही हालत बने रह सकते हैं। राजस्थान की बात करें तो वहां पे भी टोंक जिले के उनारिया उपखंड क्षेत्र में बारिश के बाद सर्दी और कोहरे का डंका बजने लगा है और असल सुबह ठंड और कोहरे के चलते लोग देर तक अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। ओस जमने से खेतों में नमी बढ़ गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह सुबह घना कोहरा छाया रहता है और दृश्यता बेहद ही कम हो जाती है। उत्तर प्रदेश की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली की दिखा रहे हैं, राजस्थान की भी दिखा रहे हैं। प्रयागराज में कार्तिक एकादशी के पावन अवसर पर यमुना तट पर स्थित बता दें कि घाट पर सुबह ही श्रद्धालु और क्रिकेट प्रेमियों का अद्भुत संगम देखने को मिला। भक्तों ने पवित्र स्नान कर मां यमुना से प्रार्थना की कि भारत की महिला क्रिकेट टीम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विश्व कप फाइनल में विजय हासिल करे। घाट पर लोगों ने भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीरें और तिरंगा लहराकर विशेष पूजा अर्चना की। माहौल में देशभक्ति और भक्ति दोनों का रंग घुला हुआ नजर आया। श्रद्धालुओं ने कहा कि टीम इंडिया नारी शक्ति की पहचान है और इस बार विश्व कप भारत का ही होगा। वाराणसी में भी इसी बीच काशी नगरी में भी विश्व कप फाइनल से पहले क्रिकेट प्रेमियों ने दीप जलाकर और हनुमान चालीसा पढ़कर भारत की जीत की कामना की। घाटों और मंदिरों में टीम इंडिया की सफलता के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि देश की बेटियों के सम्मान और गौरव का पल है और पूरा भारत उनकी जीत के लिए दुआ कर रहा है। अब आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां लखनऊ के विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। चतुर्दशान समारोह का आयोजन हुआ है, जहां सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। और इसके साथ ही बता दें कि गीतों के जरिए से इस कार्यक्रम की शुरुआत और शुभारंभ किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इसके साथ ही लखनऊ से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीक्षांत समारोह में शिरकत की है। भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सजावट की गई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और इसके साथ ही बता दें कि सांस्कृतिक लोकगीत गाकर बता दें कि इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा भव्य बनाया गया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुरक्षा के मद्देनजर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, सजावटें की गई हैं, जहां लोग मौजूद आ रहे हैं। और इसके साथ ही लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां बता दें कि इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। भव्य दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोक संगीत गाकर भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम को और भव्य बनाया गया है, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां शिरकत की है। और इसके साथ ही बता दें कि गीत गाकर इस कार्यक्रम की भव्यता को और भी ज्यादा बढ़ाया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां मौजूद हैं। और इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। The third Chief Justice of India designate, the chief guest of this convocation, Honorable Mr. Justice Vikram Nath, Judge Supreme Court of India, and the Honorable Visitor of the University, Honorable Mr. Justice Arun Bhansali ji, the Honorable Chief Justice of High Court of Judicature at Allahabad, and the guest of honor for the convocation, Honorable Judges from Allahabad High Court and Lucknow Bench, Honorable Vice Chancellors from other universities, Registrar, Head of the Department, distinguished faculty members, officers and staff, members of the students' community, graduating students, their families, dignitaries, distinguished guests, media persons, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to welcome you in the fourth convocation of Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, Lucknow, where we acknowledge the competencies and confer the degree. फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।